वेलकम छात्रों, सांख्यिकी एक वचन संज्ञा के रूप में हम आज इस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने सांख्यिकी बहुवचन के रूप में पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम सांख्यिकी एक वचन के रूप में पढ़ने वाले हैं। 11वीं क्लास के छात्रों के लिए ये है। क्लास 11th और फर्स्ट चैप्टर में जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिंगुलर नाउन के रूप में और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स एज सिंगुलर नाउन, सांख्यिकी एक वचन संज्ञा के रूप में। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। जैसे कि वहाँ आंकड़ों से था, संख्यात्मक आंकड़ों से, यहाँ आंकड़ों से नहीं बल्कि उन आंकड़ों कैसे इकट्ठा करना, उनमें कौन सी विधि लगानी है, इन सभी प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं उसे हम एक वचन के रूप में मानते हैं। दोबारा फिर देखिए, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। सांख्यिकी वह विधियाँ हैं जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वाचन का अध्ययन करती है। परिभाषा क्रॉक्सन और काउंडेन के अनुसार सांख्यिकी को हम संख्यात्मक आंकड़ों को संग्रहण करने, प्रस्तुत करने, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। सेलीमैन ने भी इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना, व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। स्टेज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स स्टडी, सांख्यिकी की अध्ययन की अवस्थाएं क्या क्या हैं। सांख्यिकी के रूप में सांख्यिकी के अध्ययन से अभिप्राय सांख्यिकी के अध्ययन की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। सांख्यिकी अध्ययन की 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 आंकड़ों का संकलन, अवस्था 2 आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, अवस्था 3 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और अवस्था 4 में आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और 5वीं अवस्था में आंकड़ों का निर्वचन किया जाता है। पहली अवस्था में हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, तब उन्हें इकट्ठे करते हैं, और दूसरी अवस्था में हम आंकड़ों को एक क्रम गुण के आधार पर उनका व्यवस्थीकरण किया जाता है, और तीसरी अवस्था में आंकड़ों ग्राफ, चित्र, तालिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चौथी अवस्था में आंकड़ों को औसत, प्रतिशत, माध्यम आदि के रूप में विश्लेषण किया जाता है। 5वीं तथा अंतिम अवस्था में विशेष निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का निर्वचन किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स टूल क्या है, सांख्यिकी उपकरण क्या हैं। सांख्यिकी के अध्ययन की प्रत्येक अवस्था में विशेष प्रकार की तकनीकी उपायों का प्रयोग किया जाता है। इन तकनीकी उपायों को सांख्यिकी उपकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए आंकड़ों को संकलन करने के लिए सहगणना या निर्देशन जैसी तकनीकें हैं। आंकड़ों के व्यवस्थीकरण के लिए आंकड़ों का विन्यास, मिलान, रेखावादी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए तालिका, ग्राफ, चित्र आदि प्रमुख उपकरण हैं। औसत, प्रतिशत आंकड़ों विश्लेषण के लिए प्रयोग होने वाली तकनीकें हैं। आंकड़ों का निर्वचन प्राय औसत, प्रतिशत, सहसंबंध, प्रतिगमन के विस्तार आदि के रूप में किया जाता है। सांख्यिकी अध्ययन की अवस्था और उनसे संबंधित सांख्यिकी उपकरण है। सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं तथा उनसे संबंधित उपकरण ये हम आपको एक डायग्राम के रूप में दिखा रहे हैं। पहली अवस्था आंकड़ों का संकलन करना, और इसमें जो सांख्यिकी उपकरण लगेंगे वो आपको सहगणना या निर्देशन। दूसरी अवस्था में आंकड़ों व्यवस्थितकरण करना है, और इसमें आपके उपकरण होंगे आंकड़ों का विन्यास और मिलान रेखाएँ, बहुत आसान आपको आती हैं। तीसरी अवस्था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास उपकरण होंगे तालिका, ग्राफ, चित्र। चौथी अवस्था आंकड़ों का विश्लेषण हुआ, जिसमें हमारे पास उपकरण होंगे इनको विश्लेषण करने के लिए औसत, प्रतिशत, सहसंबंध, प्रतिगमन। 5वीं अवस्था और जिसमें आंकड़ों का निर्वचन किया जाता है, इसके लिए हम उपकरण अपनाएंगे औसत, प्रतिशत का विस्तार। अब जो बचता है वो अगला टॉपिक आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन द इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स की अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, इस बात पर हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सांख्यिकी का उदय अर्थशास्त्र की आधारशिला के रूप में हुआ है। सांख्यिकी के बढ़ते हुए महत्व के कारण अर्थशास्त्र को विशेष सामग्री में अर्थनीति, इकोनॉमिक्स जैसे विषय का समावेश हो चुका है। टिपेट ने नियमन टिप्पणी करते हुए सांख्यिकी के बढ़ते हुए महत्व को प्रकट किया है। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में कोरे सिद्धांतवादियों के दिन न रहकर सांख्यिकी प्रयोगशालाओं के दिन हो जाए, जिस प्रकार की भौतिक और रसायन विभाग के प्रयोगशालाओं के दिन है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व निम्न तथ्यों से विस्पष्ट हो जाता है। नंबर 1 आर्थिक समस्याओं का परिणात्मक अभिव्यक्ति। एक अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक समस्याएं, चाहे वह बेरोजगारी हो या कीमत वृद्धि इत्यादि को समझने के लिए
अर्थशास्त्री सबसे पहले उस अर्थ समस्या का परिणात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा उसका विस्तार ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, इस कथन से हमें कोई विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत यदि यह कहा जाए कि भारत की कार्यशील जनसंख्या का 20% भाग बेरोजगार, तो हमें स्थिति की गंभीरता का पता लग जाता है। दूसरा पॉइंट है अंतर्देशीय तथा अंतर समय तुलना। अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याओं की केवल परिणात्मक अभिव्यक्ति नहीं करते, बल्कि उनके अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय की तुलना भी करते हैं। अंतर क्षेत्रीय तुलनाओं का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य की जाने वाली तुलना। इसी तरह अंतर समय तुलना का अर्थ है एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समय में की अवधियों में, या अवधियाँ नहीं है, अवधियों का अध्ययन करना। उदाहरण के लिए, बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्री यह पता लगाते हैं कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का विस्तार कितना है। इसी तरह वर्तमान और बीती हुए समय में की अवधि में भी आपस में तुलना करते हैं कि क्या बेरोजगारी पहले के मुकाबले घटी है या बढ़ी है। तीसरा, कारण परिणाम का संबंध ज्ञात करना। अर्थशास्त्री विभिन्न आंकड़ों के समूहों के कारण परिणाम संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और किसी अर्थव्यवस्था समस्या के पीछे छुपे हुए कारणों का पता लगाकर समस्याओं का प्रभावपूर्ण निदान तथा उपचार करना संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, बेरोजगारी बढ़ने की समस्या के पीछे का कारण जनसंख्या में वृद्धि तथा उद्योगों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होना पाया जाता। तो अर्थशास्त्री सरकार को यह सुझाव देता है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि देश में रोजगार बढ़े। चौथा पॉइंट, आर्थिक सिद्धांतों और आर्थिक मॉडल का निर्माण। आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक मॉडल किसी भी आर्थिक समस्या के कारण परिणाम से संबंधित व्याख्या है। उसके बीच संख्यात्मक संबंध जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत, यहाँ ये इन्होंने गलत लिखा है, या हम इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये विपरीत है आपका, ठीक है, ओके, चलते हैं आगे हम। विपरीत संबंध पाया जाता है, यह पूर्व स्थापित संबंध है, इसलिए यह आर्थिक सिद्धांत का एक भाग है। संख्यात्मक प्रयोगों के बिना किसी भी मॉडल का निर्माण करना संभव नहीं है। आर्थिक भविष्यवाणी। अर्थशास्त्री आंकड़ों के संख्यात्मक अध्ययन द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। यह भविष्यवाणी किसी ज्योतिषी की तरह भविष्यवाणी नहीं होती, अपितु उसे अभिप्राय आर्थिक महत्व की कुछ घटनाओं के संबंध में विषय में होने वाले परिवर्तनों के बारे में विचार प्रकट करने से है। उदाहरण के लिए, किसी विभिन्न के वर्षों में कीमत सत्र में व्यवहार के अध्ययन के बाद अर्थशास्त्री संख्यात्मक भविष्यवाणी विभिन्न वर्षों में कीमत सत्र के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बाद अर्थशास्त्री संख्यात्मक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि निकट भविष्य में कीमत की क्या प्रवृत्ति रहने की संभावना है। इससे हमें भविष्य में आने वाली समस्याओं के संबंध में तैयार रहने की सहायता मिलती है। अगला, नीतियों का निर्धारण। किसी भी देश का वित्त मंत्री, सांख्यिकी अधिकारी अध्ययनों के द्वारा यह सरकार की आय में वृद्धि के लिए करों की दर को निर्धारित करने के संबंध में निर्णय लेते हैं। वित्त मंत्री सांख्यिकी अनुसंधानों के द्वारा ही लोगों की कर देने की क्षमता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और इसी आधार पर वे करों की दर को निर्धारित करते हैं। अगला, आर्थिक संतुलन। आर्थिक संतुलन से अभिप्राय उत्पादकता और उपभोक्ताओं के लिए शिथिलावस्था से है। इस स्थिति में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संतुष्टि अधिकतम होती है। आर्थिक संतुलन प्राप्त करने के लिए आर्थिक सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा महत्व है। अंत में हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि सांख्यिकी निश्चित रूप से आर्थिक अध्ययनों के लिए एक पहिए की धुरी है। सांख्यिकी में अर्थशास्त्र के महत्व को प्रकट करने के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा है, आंकड़े वितरण हैं जिनके प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती है। यानी आंकड़े कंपलसरी हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये 11वीं के बच्चों के लिए हेल्पफुल वीडियो है तो दूसरे बच्चों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।